नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम थर्ड ईयर में अंकेक्षण के विषय में बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, मैंने पिछले वीडियो में अंकेक्षक क्या है और अंकेक्षण क्या है इनके विषय में बताया था। अंकेक्षण के क्या कार्य हैं, अंकेक्षण से कराने से क्या लाभ होता है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि तो जो अंकेक्षण कराया जाता है सामान्यतया बड़े स्तर के जो व्यवसाय होते हैं उसमें कराया जाता है, क्योंकि उसमें मालिक एक होता है और कई कई जगह उद्योग धंधे लगे होते हैं, उसमें कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, उन्हीं के द्वारा वो व्यवसाय का संचालन किया जाता है। तो कंपनी के जो मालिक होते हैं उनको कैसे ये मालूम हो जो हमारे यहाँ जो व्यवसाय में जो भी लेन देन किए जाते हैं, जो भी बैलेंस शीट बन रही है, ट्रायल बैलेंस बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। तो इसके लिए वो अंकेक्षण का कार्य कराते हैं। अंकेक्षण के कार्य कराने के बाद उनको ये मालूम हो जाता है कि जो मेरे व्यवसाय में जो कार्य हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। दूसरी बात, जो छोटे और एकाकी व्यापारी होते हैं उनको अंकेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनका जो व्यवसाय होता है वो छोटा होता है। तो इसलिए जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी नज़रों के सामने होते हैं। तो इसलिए जो वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं किसी भी प्रकार में व्यवसाय में छल कपट करने से वो डरते हैं। अगर वो करते हैं तो वो पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए सामान्यतया जो छोटे और एकाकी व्यापारी होते हैं, व्यवसाय होते हैं, वहाँ अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती। अंकेक्षण की सामान्यतया आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ पे सरकारी कंपनियां हैं, वैधानिक संस्थाएं हैं और जो बृहद स्तर पे जो उद्योग धंधे चल रहे हैं वहाँ अंकेक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आज हम आपसे बात करेंगे अंकेक्षण के प्रकार, टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं। अंकेक्षण को हम दो आधारों पे बांट सकते हैं, क्योंकि अंकेक्षण को हम अलग अलग, इनका उद्देश्य होता है, अलग अलग जांचें करवाई जाती हैं। तो आपका वो उद्देश्य कराने का क्या है। तो नंबर फर्स्ट है व्यवसाय के संगठन की दृष्टि से, जो व्यवसाय है, जो उसका मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट की दृष्टि से। दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि, जो व्यवहारिक दृष्टि से। इस तरह से हम अंकेक्षण को हम दो आधारों पे करा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको यहाँ पे बताएंगे व्यवसाय के संगठन की दृष्टि से। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमने आपको यहाँ पे नोट किए हैं आपके लिए। सबसे पहले है वैधानिक अंकेक्षण, दूसरा है निजी अंकेक्षण, तीसरा है सरकारी अंकेक्षण, चौथा है आंतरिक अंकेक्षण और पांचवा है ये इस तरह से चार अंकेक्षण। ये आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वैधानिक अंकेक्षण। ये क्या होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 165 के अनुसार जो कंपनी एक्ट बना है वो कौन सा बना है, 1956 की धारा 165 के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र पाने के बाद, यानी कि जो सार्वजनिक कंपनी है उनको अगर जब लाइसेंस मिल जाता है पाने के बाद कम से कम 1 माह या अधिक से अधिक 6 माह में सभा बुलानी पड़ती है। जो सार्वजनिक कंपनी है उनको कम से कम 1 माह, अधिक से अधिक 6 माह में उनको एक वैधानिक सभा बुलानी पड़ती है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सदस्य सबको बुलाया जाता है। ठीक है, जिसे वैधानिक सभा कहते हैं। वास्तव में वैधानिक अंकेक्षण से हमारा आशय उस अंकेक्षण से है जिसका कराया जाना विधान द्वारा अनिवार्य होता है। यानी कि जो हम सभा बुलाते हैं वो भारतीय कंपनी अधिनियम के लिए वो अनिवार्य है, आपको वो सभा बुलानी पड़ेगी। उसमें डायरेक्टर, जो सदस्य, जो भी और होते हैं उसमें सबको बुलाना अनिवार्य होती है। उसी के आधार पे हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा है जैसे बैंकों का अंकेक्षण, बीमा कंपनी, सहकारी समितियां। जो इस तरह के जो अंकेक्षण होते हैं, बीमा कंपनी है या बैंकों का अंकेक्षण है या सरकारी संपत्तियां, इनमें वैधानिक अंकेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है निजी अंकेक्षण, पर्सनल ऑडिट। जिन संस्थाओं के हिसाब किताब के अंकेक्षण के लिए कोई वैधानिक संबंध नहीं होता, यानी कि जिन अंकेक्षण के लिए कानूनों से कोई वैधानिक संबंध नहीं होता है
निजी अंकेक्षण कराया जाता है, यानी कि उनके लिए कोई वैधानिक अंकेक्षण की जरूरत नहीं है भारतीय कंपनियां एक्ट के अंतर्गत, लेकिन उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे एकाकी व्यापार, साझेदारी संस्था। तो जो इस तरह की जो हमने अभी बताया था, जो एकाकी व्यापार, जो यानी कि एक व्यक्ति है वो स्वयं उस व्यवसाय को देख रहा है, तो उसके लिए जरूरी सरकार के द्वारा उसको नहीं जरूरी है। सरकारी संस्था, एकाकी व्यापार, सरकारी संस्था, सरकारी जो संस्थाएं होती हैं उनके लिए भी इस तरह की वो जरूरी नहीं है, निजी अंकेक्षण। तीसरा है सरकारी अंकेक्षण। सरकारी विभागों व कार्यालयों की जांच को सरकारी अंकेक्षण कहते हैं। जो सरकारी विभाग होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनकी जो जांच होती है उन्हें हम सरकारी अंकेक्षण कहते हैं। सभी सरकारी विभागों में हिसाब किताब का अंकेक्षण करने के लिए सरकार एक हिसाब किताब व अंकेक्षण रखती है। जो सरकारी विभाग होते हैं, जो वो विभाग होते हैं, उनके हिसाब किताब का अंकेक्षण करने के लिए सरकार एक हिसाब किताब अंकेक्षण, एक ऑडिटर्स, एक अलग विभाग सरकार ने बनाया है, जिसका सबसे बड़ा अधिकार भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है इसमें ऑडिटर्स का, वो सरकारी विभागों के लिए कौन सा उसका नाम है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। उसी के आधार पर सरकारी जो विभाग होते हैं उनका अंकेक्षण कराया जाता है। नेक्स्ट है आंतरिक अंकेक्षण। यह ऐसा अंकेक्षण व्यापार के कुछ विश्वासी, अनुभवी और ईमानदार कर्मचारियों द्वारा, जो ये पर्सनल इंटरनल जो ऑडिटिंग है, ये व्यापार के कुछ जो विश्वासी होते हैं और अनुभवी व्यक्ति होते हैं और ईमानदार भी होते हैं, कर्मचारियों द्वारा उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में कराया जाता है। यानी कि जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके अंडर में जो ईमानदार होते हैं, दक्ष होते हैं और काम जिनको नॉलेज होती है, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। जिस व्यापारिक संस्था में इस प्रकार के अंकेक्षण की प्रथा अपनाई जाती है, जिस व्यापारिक संस्था में इस इंटरनल ऑडिटिंग की जो ये प्रथा अपनाई जाती है, उसका अंकेक्षण करने में अंकेक्षक को बड़ी सहायता मिलती है। जो इस तरह जो इंटरनल जो ऑडिट होती है, तो उसमें जो अंकेक्षण जो होता है उसको अंकेक्षण करने में उसको बहुत बड़ा उसको सपोर्ट मिलता है और उसको उससे उसी के आधार पे वो भी अपना अंकेक्षण का कार्य बड़ी आसानी से कर देता है। इंटरनल अंकेक्षण होने से, ऑडिट होने से जो हम अंकेक्षण है उनको इसमें बहुत सहायता मिलती है। इस तरह आपने देखा कि जो व्यवसाय के संगठन की दृष्टि से इस तरह के जो अंकेक्षण होते हैं, वैधानिक अंकेक्षण, निजी अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण जो होते हैं, ये प्रमुख रूप से इस तरह किए जाते हैं। तो इन अंकेक्षणों के माध्यम से संस्था की जो बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट लॉस हो, ट्रायल बैलेंस हो, बहुत ही आसानी से हम जानकारी कर सकते हैं। अंकेक्षण कराने का भी उद्देश्य होना चाहिए। हम अंकेक्षण क्यों करा रहे हैं? तो अगर हमारा अंकेक्षण कराने का उद्देश्य है हम बैलेंस शीट के लिए करा रहे हैं या हम अपने जो संस्था के कर्मचारी हैं उनके लिए करा रहे हैं, तो इस तरह अगर उद्देश्य है, उसी उद्देश्यों के आधार पर हम अंकेक्षण का कार्य करवाते हैं। तो जैसे आपने देखा कि फर्स्ट है व्यवसाय के संगठन की दृष्टि से, अब दूसरा इसमें क्या है, व्यवहारिक दृष्टि से। तो अब व्यवहारिक दृष्टि से कैसे हम अंकेक्षण कराएंगे, तो इसमें हमने यहाँ पे लिखा है व्यवहारिक दृष्टि से। इसमें होता है पूर्ण अंकेक्षण का, जो पूर्ण अंकेक्षण, जो पूरा अंकेक्षण कराया जाता है। दूसरा है आंशिक अंकेक्षण, जो आंशिक यानी कि छोटा, जो एक हम जो विशेष पॉइंट को हम ले लेते हैं उनको आंशिक अंकेक्षण। रोकड़ अंकेक्षण कहते हैं, रोकड़ अंकेक्षण का रोकड़ अंकेक्षण। चौथा है लागत अंकेक्षण, जो लागत होती है, कॉस्ट होती है, उसका वैल्यूएशन किया जाता है। प्रबंध अंकेक्षण, जो प्रबंध के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका अंकेक्षण होता है। प्रमाणित अंकेक्षण, जो प्रमाणित अंकेक्षण होते हैं, जो विशेष उसमें होते हैं, उनको पॉइंट को हम लेते हैं, वो प्रमाणित अंकेक्षण होते हैं। विस्तृत अंकेक्षण यानी कि किसी हम पॉइंट को हम उसका विस्तृत अध्ययन कर लें और कुछ पॉइंट को हम सस्त्रीत तौर पर देख लें, इस तरह की जो अंकेक्षण होते हैं वो विस्तृत होते हैं। चिट्ठा, हम बैलेंस शीट के जो भी बनी है उसको हम विस्तृत रूप से अंकेक्षण को हम चिट्ठा अंकेक्षण करते हैं। चालू अंकेक्षण, जो चालू अंकेक्षण जो चालू चलता रहता है, इस तरह जो अंकेक्षण होते हैं
तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसको विस्तृत रूप से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।